हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हमें बायोमेनिक्स के चैनल पर जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। यहाँ पर हमने क्या पढ़ना है, यहाँ पर हमने देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस के कैसे हैं। ऑल्दो यहाँ हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। अभी सीएचएसएल का आपका आया है, उसका भी प्रीवियस ईयर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम सारा प्रीवियस ईयर करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो हमें प्रीवियस ईयर सब पूरा कवर करना है। चलिए आगे, फिलहाल अभी हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आज हम एनडीए का 2018 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, हम इसका पार्ट 2 करने जा रहे हैं। और तो हम सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर करने का मतलब है कोई गलती की गुंजाइश नहीं होना। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। अमंग नॉन इन्फेक्शंस डिजीज दैट इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ, ये ऑल्दो हम पार्ट 1 में भी कर चुके हैं कवर ये क्वेश्चन। कौन सी ऐसी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस मतलब कम्युनिकेबल नहीं है, एक से दूसरे पर उठने बैठने से नहीं फैलती, जो कि डेथ कॉज कर देती है। उसका करेक्ट आंसर इज कैंसर। कैंसर एक ऐसी कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि डेथ भी कॉज करती है। सारी नॉन इन्फेक्शियस ही ऑल्दो इसमें। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन सी बीमारी गंदा पानी के कारण हो रही है। ऑप्शन जॉन्डिस, ट्यूबरक्लोसिस, रेबिका, आर्थराइटिस। इसका करेक्ट आंसर इज जॉन्डिस। साथ के साथ आप लोग भी कमेंट करते जाइए कि कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है पीलिया, जॉन्डिस। जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी वाटरबॉर्न डिजीज है जो कि क्या करती है, जो कि एक ऐसी वाटरबॉर्न डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी है जो वाटरबॉर्न होती है, जो पानी से फैलती है। ठीक है जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैव ओनली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा कौन सा है जो सिर्फ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म उसको पकड़ता है। यूनिसेल्यूलर मतलब एक कोशिकीय जीव, जिसके पास केवल एक कोशिका होती है। तो इनमें से कौन सा है जिसके पास यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये दोनों, मोनेरा और प्रोटिस्टा, दोनों के पास यूनिसेल्यूलर होता है। सिर्फ मोनेरा है जिसके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं, बाकी सबके पास में यूकैरियोट्स होते हैं। सबके पास में यूकैरियोट्स होते हैं, सिर्फ ये होता है जिसके पास में प्रोकैरियोट्स होते हैं। बट यूनिसेल्यूलर सिर्फ इन दोनों के पास रहेगा, मोनेरा और प्रोटिस्टा, दोनों के पास। नेक्स्ट, डैमेज द एपिकल मेरिस्टम ऑफ ग्रोइंग यंग प्लांट विल अफेक्ट द, अगर कोई छोटा प्लांट है, यंग प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, उसका अगर एपिकल मेरिस्टम काट दिया जाए। एपिकल मेरिस्टम क्या होते हैं, दो तरीके के मेरिस्टम होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम अपर वाला पार्ट होता है, जिसका अगर मैं ऊपर वाला पार्ट होता है जो लेंथ बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है। अगर मैं इसका एपिकल मेरिस्टम काट दूं, आप लोगों ने देखा होगा जो पाक होते हैं वहां पर माली होता है, इतनी बड़ी सी एक कैंची लेकर ऊपर से सब काट रहा होता है। तो वो वाले जो पौधे होते हैं जिनके ऊपर से वो कुछ काटता है, वो पौधे लंबाई में नहीं बढ़ते, वो चौड़ाई में बढ़ते हैं, गर्थ में बढ़ते हैं। दैट इज लेटरल मेरिस्टम। क्यों? क्योंकि एपिकल बर्ड हमने तोड़ दिया। अगर उसका एपिकल पोर्शन, एपिकल मेरिस्टम हम लोग डैमेज कर देंगे तो इंपॉर्टेंट क्या भैया, उस प्लांट के अंदर लेंथ नहीं बढ़ेगी, उस प्लांट में क्या बढ़ेगी, उसकी गर्थ बढ़ेगी सिर्फ। तो इसका करेक्ट आंसर, पौधों की लंबाई, अगर एपिकल मेरिस्टम तोड़ा जाएगा तो पौधे लंबे नहीं होंगे, सिर्फ चौड़े होंगे। क्योंकि एपिकल मेरिस्टम का काम क्या है, लंबाई बढ़ाना, और लेटरल मेरिस्टम चौड़ाई बढ़ाना। ये कल मैंने आपको बताया था, 2019 के क्वेश्चन में लेटरल मेरिस्टम पे क्वेश्चन आया था कि भाई अगर उसकी चौड़ाई बढ़ानी है तो क्या काम करेगा। दैट इज वर्कड बाय लेटरल मेरिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट, वन ऑफ द एडिशनल फंक्शन ऑफ SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और फंक्शन बताइए। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन इसमें से क्या है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, SER नहीं करता है, तो फंक्शन ही नहीं है उसका। लिपिड सिंथेसाइज करता है, ये उसका बेसिक फंक्शन है। स्टोरेज ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, ये उसका बेसिक फंक्शन है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एडिशनल फंक्शन है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। जब हम लोग कुछ गलत खा लेते हैं, जैसे हम लोग बहुत बारी, हम लोगों को शौक है ब्रेड पकौड़े, समोसे, इस तरीके की चीजें खाने का, तो जब हम ऐसी चीजें खाते हैं तो ये चीजें क्या होती हैं, एक ही तेल में बार बार गर्म हो रही होती है, वो तेल खराब हो जाता है, एक बारी दो बारी तेल काला हो जाता है, पर वो लोग उसमें तलते रहते हैं, फेंकेंगे थोड़ी, उन लोगों ने तो पैसा कमाना है उससे, तो वो तलते रहते हैं उसके अंदर। तो वो तेल जब हम खाते हैं तो बॉडी टॉक्सिन्स बनाती है। इस तरीके की और भी बहुत सारी चीजें बॉडी क्या कर रही है, टॉक्सिन्स बना रही है।
बॉडी क्या करती है, टॉक्सिन्स बना लेती है। जब वो बॉडी टॉक्सिन्स बना रही है, इस तरीके से टॉक्सिन्स फॉर्म कर रही है, तो वो टॉक्सिन को डिटॉक्सिफाई, मतलब उस चीजों को ठीक कौन कर रहा है, वो हमारा एसईआर कर रहा है। तो बेसिकली एसईआर का एक एडिशनल फंक्शन क्या है, एसईआर का एक एडिशनल फंक्शन ये होता है कि वो क्या कर रही है, वो डिटॉक्सिफाई कर रही है जो भी टॉक्सिन्स बॉडी बना दे रही है। इसका करेक्ट आंसर इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following group of cellular organelles contains DNA? इसमें से कौन सी कोशिकांग है जो अपना डीएनए खुद बनाती है? आप देखो अगर इस क्वेश्चन को, तो हमने जब अभी तक जितना भी एनडीए प्रीवियस ईयर क्या है, ये क्वेश्चन घुमा फिराकर हर साल पूछा जा रहा है। कभी पूछता है न्यूक्लिक एसिड, कभी पूछता है जेनेटिक मटेरियल, कभी पूछता है अपना डीएनए। सीधा साधा क्वेश्चन पूछ लिया उसने। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए दोनों की बात कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। अब वो सीधा पूछ रहा है डीएनए किस किस में है। तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर हर साल आ रहा है, कोई भी ईयर ऐसा नहीं जा रहा जब ये क्वेश्चन छूट रहा हो। ठीक है ना। चलिए आंसर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तीनों ही हैं जो जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। न्यूक्लियस का तो काम ही है डीएनए बनाने का, पर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऑर्गेनेली ऐसी होती हैं जो अपना डीएनए खुद बनाती है। ठीक है, इनके पास अपना डीएनए खुद का होता है, इनको किसी और से नहीं लेना पड़ता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस इन द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इज इन एटमॉस्फेयर? कौन सी ग्रीन हाउस गैस लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है? अब यहां 90% बच्चा मार्क करेगा मिथेन। ग्रीन हाउस गैस से सबसे ज्यादा, ग्रीन हाउस से निकलने वाली सबसे अधिक मात्रा की गैस इज मिथेन। ठीक है, पर वो क्या बोल रहा है, एटमॉस्फेयर में उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो एटमॉस्फेयर में अगर मिथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करूं तो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के ज्यादा है। तो यहां पर मिथेन नहीं मार्क करना है, यहां पे मार्क करना है कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर जो आंसर आएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस से निकलने वाली गैसेस में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर में किसका है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज नॉट, मतलब दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड है, वहां पर मिथेन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस ग्रीन हाउस में कौन से है, मिथेन मार्क करना था, पर उसने पूछ लिया एटमॉस्फेयर में कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, छोटा छोटा चेंज करने से आंसर पूरा बदल जाता है। देखो, एड्स इज कॉज्ड बाय वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज, एड्स एक ऐसा वायरस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, बताइए। एड्स एक ऐसा वायरस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। अब इसका फर्क देखो, इसीलिए हम आज तक एड्स के लिए दवाई नहीं बना पाए। क्यों? देखो, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब ये दो स्ट्रैंड्स का होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। पहली चीज, वो लड़के जो बिल्कुल शादीशुदा हैं, अब अगर कॉलोनी में कोई बहुत स्मार्ट सी, एक सुंदर सी नई अप्सरा, कोई नई लड़की आ गई, क्या करेंगे? साथ में बीवी खड़ी है, वो तो बात करेंगे नहीं। पर जो सिंगल है छोड़ेगा नहीं, वो तुरंत भागता हो जाएगा बात करने के लिए। मतलब जो सिंगल है वो रिएक्टिव है, क्रियाशील है, यानी कि आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, आरएनए बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। और डीएनए थोड़ा सा अनरिएक्टिव हो जाता है। भैया बीवी खड़ी है ना, मार पड़ जाएगी, अक्रियाशील बोलते हैं इसको, अक्रियाशील होता है। अब डीएनए के पास अपना बीवी बच्चा है, कोई लड़के बोले भाई छोड़ दे सब कुछ, चला हम दूसरे शहर में शिफ्ट होते हैं, वहां हम लोग दोबारा शादी कर लेंगे। बेचारा जो शादीशुदा होगा उसे सोचना पड़ेगा, पहले डिवोर्स लूंगा, डिवोर्स में इतनी मेहनत लगेगी, उसके बाद मैं फिर से जाऊंगा, फिर से जाने के बाद मैं
डिवोर्स लेने के बाद फिर से मैं एक नया प्रोसीजर शुरू करूंगा, सब कुछ दोबारा होगा, है ना। तो बेचारा परेशान हो जाएगा, परेशान हो जाएगा तो नहीं करेगा, सोचना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये स्टेबल है। देखिए मेरे को कहीं जाना नहीं है, मैं स्टेबल हूं, अपनी नौकरी है, मेरे बच्चे का स्कूल है, मेरी बीवी है, मेरे को नहीं चाहिए कुछ। पर आरएन में भैया बिल्कुल अनस्टेबल है, जहां मर्जी भाग जाता है। ये स्टेबल है, ये सॉरी ये अनस्टेबल है, अस्थाई है। जबकि डीएनए क्या है, एकदम स्टेबल है, स्थायी है, इजीली क्या करेगा, इजीली मूव कर जाएगा। आरएनए बिल्कुल अनस्टेबल है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हम इसके लिए दवाई नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि जैसे हम ये आरएनए है, इसकी दवाई हमने ऐसी बनाई, ये तुरंत अपने आप को पलट लेगा और बदल के ये शेप बना लेगा। अब फिर बनाओ दवाई, फिर रिएक्ट कर जाएगा किसी से, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हाईली अनस्टेबल। इसीलिए कोविड-19 जो कि आरएनए से बना हुआ है, इसीलिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि आरएनए बहुत अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। आरएनए के लिए दवाई बनाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए आज तक हम एड्स की भी दवाई नहीं बना पाए। इसीलिए हमें कोविड की बनाने में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कोविड भी किससे बना हुआ है, आरएनए वायरस है वो भी। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following is an organelle that is not found in prokaryotic cells? प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी सेल ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होती? तो चलिए देखिए, इसके पास कोई भी वो सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती जिसके पास दो मेम्ब्रेन होंगी। डबल मेम्ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर इसके पास नहीं पाया जाएगा। प्रो मतलब पुरानी, कैरियोट्स, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनेली होती थी जिसके पास न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस तो है पर न्यूक्लियस में डीएनए है पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए पूरा डीएनए कहीं पे भी फैला हुआ है। जबकि यूकैरियोट कैसा होता था, यूकैरियोट ऐसा होता है, प्रॉपर मेम्ब्रेन होगी इसके पास न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी और कोई भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, विच इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये कंप्लीटली एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ बॉडी डज नॉट टेक्स पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग? सांस लेने के लिए कौन सा पार्ट काम नहीं आएगा? 2019 का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एज इट इज रिपीट हुआ, ऑप्शन तक नहीं बदले। इसीलिए बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं। एक पॉइंट भी मतलब उन्होंने ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं किया, एकदम वही ऑप्शन है। चलिए, ब्रोंकाई लंग्स के पास, ये ऊपर से विंड पाइप आई, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। यहां पर ये लंग होता है, यहां पर इसके पास में एक छोटी सी जगह होती है, ये विंड पाइप है, दो जगह से आएगी ऐसे। यहां पर लंग होगा ऐसे, यहां पे कार्डियक नॉच होती है, इसके नीचे एक कार्टिलेज होता है, इसके बीच में सी शेप्ड के पूरे वो लगे हुए होते हैं जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। चलिए, ये सी शेप्ड के कार्टिलेज होते हैं जिसे ट्रैकिया बोलते हैं। ट्रैकिया क्या काम करती है? विंड पाइप में होती है, ऐसा ना हो ये कोलैप्स हो जाए, आपस में चिपक जाए, खाली होगी तो चिपक जाएगी, इसीलिए कार्टिलेज रखे रहते हैं, आपस में चिपकने नहीं देगी। ठीक है, कार्टिलेज का काम यही होता है। दूसरा है डायफ्राम, ये जो नीचे है ये, इसको डायफ्राम बोलते हैं। ये दोनों लंग्स हैं। लंग, एक साइड के लंग पे कार्डियक नॉच होता है जहां पर हमारा दिल प्रेजेंट होता है, इसको कार्डियक नॉच बोलते हैं। ये दोनों लंग्स हैं, इसको ब्रोंकियोल बोलते हैं, ब्रोंकियोल। और इस ब्रोंकियोल के बाद जब ये आगे चला जाता है, यहां पर इसके पास में बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एल्वियोलाई बोलते हैं। तो अगर मैं देखूं इस ऑप्शन को, ब्रोंकाई मैंने आपको बता दिया, डायफ्राम मैंने आपको बता दिया, ट्रैकिया मैंने आपको बता दिया। बोमेन्स कैप्सूल हमारा, इसका करेक्ट आंसर इज बोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स संपुट बोलते हैं इसको, वोमेन्स संपुट या वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि वोमेन्स कैप्सूल मिलेगा आपको किडनी में।
जहां पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा, ब्लड की सफाई होगी, जहां पर यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, वहां मिलेगा हमको वुमेन्स कैप्सूल। समझ में आया? चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूं। आपकी स्क्रीन पर कोई भी डाउट होता है फिर भी फोन नंबर लिखा गया है, इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ लिखा गया है, आप इजीली ढूंढ सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पर ढूंढोगे तो इस नाम से भी आपको मिल जाएगा, दैट इज इंस्टाग्राम का पेज आपको इस नाम से भी मिल जाएगा, दैट इज गुलाटी नुपुर। इसके अलावा टेलीग्राम है, आपको हर क्लास के बाद पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का। फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ इसी टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में करेंगे 2017 का पेपर, यहां तक 2018 का फिनिश हो गया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी तक के लिए टाटा बाय बाय।